हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस आईएएस। तो आज हमारा डे 3 है। आज हम थर्ड यूनिट कवर करेंगे विच इज़ अबाउट प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ओके, तो ये आपका सिलेबस है जो आपका थर्ड यूनिट है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। कल हमने किसकी बात की थी? डिमांड की बात की थी। ठीक है, डिमांड किसकी साइड से रहती है? कंज्यूमर की साइड से। आज हम कवर करेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो जो सप्लाई है वो किसकी साइड से आएगी? आपके प्रोड्यूसर की सप्लाई साइड से। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स एक्सेप्शंस, ये सभी चीजें हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या हुआ? कंज्यूमर बिहेवियर मैंने बताया था, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, उसका क्या बिहेवियर रहता है, किस वे में वो परचेज करता है, कितना उसका पॉकेट अलाउ करती है, वो सब हमने देखा था कि कितनी उसकी डिमांड है, कितना वो अफोर्ड कर सकता है, क्या क्या उसके यूटिलिटी है, क्या उसकी यूटिलिटी है, मार्जिन यूटिलिटी, हमने सब कुछ कवर किया था। ठीक है, आज हम प्रोड्यूसर की साइड देखेंगे और प्रोड्यूसर की साइड क्या रहती है आपकी? क्या रहती है आपकी? सप्लाई। ओके, तो प्रोड्यूसर बिहेवियर स्टडीज हाउ प्रोड्यूसर्स मेक डिसीजन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ओके, तो की कंसेप्ट इसमें हम सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट और आउटपुट डिसीजंस देखेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, यानी कि आपूर्ति। ओके, तो सप्लाई क्या है? क्वांटिटी, क्वांटिटी या प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस। क्लियर? तो कोई भी एंटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है कि जो आपका सेलर है, जो आपका प्रोड्यूसर है, वो किस प्राइस पे बेचना चाह रहा है, वो क्या आएगा, क्या होगा आपका? सप्लाई। क्लियर? तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व से। हमने कल डिमांड पढ़ा था ना, डिमांड कर्व किया था। ठीक है, तो डिमांड कर्व किसकी साइड से रहता है? कंज्यूमर, कंज्यूमर की साइड से। आज हम देखेंगे सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई कर्व किसकी साइड से रहता है? आपके प्रोड्यूसर की साइड से। और डिमांड कर्व में क्या था? इनवर्स रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था ना आपका। ठीक है, किसका? क्वांटिटी और प्राइस का क्या था? इनवर्स रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था आपकी प्राइस और क्वांटिटी का। हमने कल जो किया था, डिमांड कर्व ऐसे रहता है। क्लियर? इस साइड आपका प्राइस रहता है और इस साइड आपका क्वांटिटी रहता है। आज हम देखेंगे आपकी सप्लाई साइड। ठीक है, तो उसमें इनवर्स रिलेशन था। क्लियर? इसमें क्या है आपका? पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें क्या है? प्राइस आपकी डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है? आपकी क्वांटिटी से रिलेटेड। अब ये आप क्लियरली देख सकते हो, ये आपका क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस व्हेन प्राइस डिक्रीजेस। ये किसकी साइड आता है? ये आपकी किसकी साइड आएगा? आपकी प्रोड्यूसर की साइड। तो प्रोड्यूसर की साइड से क्या रहेगा कि जो आपका प्राइस है वो किसके साथ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। तो अगर आपकी प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। और हमने कल डिमांड वाली साइड देखा था, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर अलग रहेगा, प्रोड्यूसर का बिहेवियर अलग रहेगा। क्लियर? अगर ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड आ रही है तो हल्का हल्का वो क्या है? प्राइस भी बढ़ा देगा। क्लियर? अगर क्वांटिटी की डिमांड कम हो रही है तो प्रोड्यूसर सोचेगा कि मेरी बिक्री तो नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसका प्राइस कम कर देगा। तो अभी हम किसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे? किसके? प्रोड्यूसर की साइड से। क्लियर? तो ये क्या है आपका? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब और कल कैसा था? कल जो डिमांड कर्व था इस फॉर्म में था, ऐसे को था। ठीक है, और ये इसका मीटिंग पॉइंट रहता है किसका? इक्विलिब्रियम, आपकी डिमांड और सप्लाई साइड का। वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। नाउ अब रीजन क्या रहता है? रीजंस फॉर दिस अपवर्ड स्लोपिंग, ऐसे को है ना, ऐसे को है, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपकी क्वांटिटी होगी। ठीक है, बबली समझ आ रहा है? क्लियर? तो क्या है? हायर प्राइस, इसमें क्या रहता है? हायर द प्राइस हायर विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, अगर वो अपना प्राइस बढ़ाएगा, ठीक है, से कोई 10 रुपए की चीज है, जब उसको वो 15 रुपए की बेचनी स्टार्ट कर देगा तो उसको डायरेक्ट 5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्राइस बढ़ाएगा उतनी ही उसको प्रॉफिट मिलेगी, यानी कि प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर एट हायर प्राइसेस।
और नेक्स्ट क्या है हम डिस्कस करें कि ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यू फर्म्स एंटर इंडस्ट्री, कि हायर प्राइसेस अट्रैक्ट न्यू प्रोड्यूसर इनटू द मार्केट, ठीक है। तो जब हायर प्राइस होने लगेंगे, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगेगा, तो आपके न्यू प्लेयर्स भी आएंगे, न्यू प्लेयर्स आएंगे, न्यू प्लेयर्स उसको कंपटीशन देंगे, वो सोचेंगे कि हाँ प्राइस इसका हाई है, अगर ये 15 रुपए का बेच रहा है तो हम शायद 13 रुपए में कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और फिर जब उनकी भी क्वांटिटी बिकनी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उनकी काफ़ी बिक्री होगी, तो वो 13 रुपए से सोचेंगे कि अब हम 16 रुपए कर लेते हैं अपनी, 16 रुपए कर लेंगे अपनी क्या जो भी वो प्रोडक्ट बेचेंगे। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टिंग फर्म्स एक्सपैंड प्रोडक्शन, क्या है एग्जिस्टिंग फर्म्स एक्सपैंड प्रोडक्शन, मतलब जो आपका हायर प्राइस है वो एनकरेज करेगा फर्म्स टू इंक्रीज आउटपुट। जो मैंने बताया था, जो 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट वो 15 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया किसी कंपनी ने, ठीक है, अगर उसका प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसकी प्रोडक्शन वो बढ़ा देगा, मतलब वो एनकरेज हो गया कि हाँ मैंने प्राइस बढ़ा दिया है, प्राइस बढ़ा दिया है, मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, और मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो उस लालच में क्या करेगा कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा देगा अपनी। क्लियर? तो इसी में दिया है कि एग्जिस्टिंग फर्म्स एक्सपैंड प्रोडक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इट कवर्स राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट, क्या है एज आउटपुट इंक्रीजेस मार्जिनल कॉस्ट राइजेस, हायर प्राइसेस कवर दिस कॉस्ट, ठीक है। अगर आपकी आउटपुट इंक्रीज कर रही है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी राइज करेगी। मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको बताया था कल क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि आपकी एक यूनिट क्या है, एक यूनिट अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो यूजर कितना सेटिस्फाई हो रहा है उससे, क्या होगा आपका वो मार्जिनल कॉस्ट। हायर प्राइसेस कवर दिस कॉस्ट। क्लियर? अब एक्सेप्शंस है, कल हमने लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस देखी थी ना, आज हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की एक्सेप्शन। क्लियर? तो कौन कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते। सबसे पहला हो गया आपका पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जो जल्दी वैनिश हो जाते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी सब्जियां। सब्जियां 2-3 दिन बाद खराब हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या है आपका लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड, मस्ट बी सोल्ड इवन एट लो प्राइसेस। ठीक है, दूध है आपका, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, खराब होने से अच्छा आप ये सोचते हो कि चलो बिक जाए, प्रोड्यूसर ये सोचता है कि बिक जाए अगर भले कम प्राइस पे बिक जाए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट। ठीक है, इन शॉर्ट रन कि जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है आपकी, सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज इमीडिएटली बिकॉज आउटपुट डिपेंड्स ऑन नेचुरल कंडीशंस। क्योंकि आपको पता है जो आपका एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। क्लियर? किस वे में इस बार उनकी ज़मीन उनको प्रोड्यूस देगी, वेरी करता है, हर बार सेम सी फसल तो नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका रेयर गुड्स और एंटीक्स। रेयर गुड्स और एंटीक्स, जिसमें रेयर गुड्स में आप देख रहे हो अब नया क्या है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, लिथियम चाहिए। लिथियम क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट है। क्लियर? तो उसका एग्जांपल लोगे तो लिथियम क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, तो उसकी सप्लाई क्या है, हमेशा से फिक्स्ड है। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एट एनी प्राइस। तो रेयर गुड्स और एंटीक्स है, ये भी आपके लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस फॉल। तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस फॉल जरूर करेगा। प्रोड्यूसर्स में सप्लाई मोर नाउ इफ दे एक्सपेक्ट प्राइसेस टू ड्रॉप इन फ्यूचर। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि आज से 6 महीने बाद मेरा प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाएगा, तो वो ये ट्राई करता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा ज्यादा बिक्री हो जाए। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, तो लेबर क्या है, लोग जो काम करते हैं। ठीक है, वही है। तो एट हायर वेजेस, जब उसकी सैलरी ज्यादा है, लेबर में चूज मोर लेजर इंस्टेड ऑफ वर्क। ठीक है, तो जब उसकी वेजेस ज्यादा हो जाएगी किसी लेबर की, अभी तो क्या है मेहनत कर रहा है, कम वेज है, ठीक है, बट उसे क्या अपना पेट भी पालना है, बट जब उसकी क्या है उसको वेजेस ज्यादा मिलने लगेगी तो वो काम कम करेगा और वो क्या लेजर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। क्लियर? तो नेचुरली जब वो काम कम करेगा तो प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर को नीड है ना लेबर की, तो वो काम कम करेगा तो नेचुरली प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी क्या है, कम हो जाएगी। क्लियर? तो आप
अब मैंने कल आपको मूवमेंट बताई, समझाई थी आपकी डिमांड साइड में। डिमांड साइड में मैंने आपको समझाई थी ना मूवमेंट, उसमें कैसा किया था मैंने, ऐसा था, ऐसा था, ठीक है। तो उसमें 2 पॉइंट लिए थे, क्लियर। जब नीचे को आ रहा है तो क्या थी, एक्सट्रैक्शन, जब ऊपर को जा रहा है क्या थी, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सिमिलरली हम सप्लाई साइड भी इसको समझने की ट्राई करेंगे, तो फर्स्ट है, क्लियर है। तो जब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है आपका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट लिया है, क्लियर, ये हमने कोई पॉइंट लिया है, ठीक है। जब आपका प्राइस इधर, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये 16 रुपीज़ है प्राइस, ठीक है, ये 16 रुपीज़ प्राइस है। जब किसी भी एंटिटी का कोई भी कॉमोडिटी है, कोई भी आप रख लो, कोई बिस्किट मान लो, नमकीन मान लो, जब उसका प्राइस 16 से 22 रुपये कर दिया गया, ठीक है, तो जब 16 रुपये उसका प्राइस था तो उसकी क्वांटिटी कितनी बिक रही थी, 55 नमकीन के पैकेट बिक गए। जब मैंने उसका प्राइस 22 रुपये कर दिया, जब मैंने उसका प्राइस 22 रुपये कर दिया तो कितने क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई आपकी, 75। ये आपकी प्रोड्यूसर की साइड से हो रहा है, प्रोड्यूसर क्या है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो कितना है आपका 75 साइड। इसमें क्या था, डिमांड में अगर आपको याद होगा उल्टा था, डिमांड में जब हम नीचे को ट्रैवल कर रहे थे तो क्या थी, एक्सटेंशन थी, एक्सपेंशन थी, ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में जब हम ऊपर को जा रहे हैं तो क्या है आपकी एक्सपेंशन है, यानी या फिर एक्सटेंशन, दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। ये क्या है, उल्टा बिहेव करता है किससे, आपके डिमांड कर्व से, क्लियर। अब हम जब कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि प्राइस कम कर दिया, प्राइस कम कर दिया, अब 16 रुपए की जगह वो कितना कर दिया, 12 रुपए, 12 रुपए कर दिया, तो नेचुरली प्रोड्यूसर भी क्या है, उसने अपनी क्वांटिटी कम कर दी, क्योंकि उसको पता है कि प्रॉफिट मार्जिन उसका कम हो गया है। तो ये देखो, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये आपका एक्सपेंशन हो गया, क्लियर। तो सिंपल है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ आ गया है तो सप्लाई उसका उल्टा होगा, और अगर सप्लाई समझ आ गया है तो लॉ ऑफ डिमांड उसका उल्टा होगा, इसका, क्लियर। तो अच्छा, शिफ्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको साथ मैं साथ में वो भी डाल रहा हूँ, डिमांड का भी डाल रहा हूँ, तो आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्लियर। ये आपका डिमांड का मेन कर्व है, ये D1 है, ये D2 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्राइस और क्वांटिटी है। तो इधर आप क्लियरली देख सकते हैं, अब सप्लाई में भी क्या है, शिफ्ट होता है। शिफ्ट कैसे होता है कि जब आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब आपने क्या है, सप्लाई बढ़ा दी, मतलब ये क्वांटिटी है ना, पहले से इतनी क्वांटिटी थी, आपने जब बढ़ा दी, जब आपने बढ़ा दी तो आपकी सप्लाई क्या है, राइट साइड शिफ्ट होगी, ठीक है। जब आपने सप्लाई इंक्रीज करी तो आपका कर्व क्या है, राइट साइड शिफ्ट हो गया। और जब आपने सप्लाई डिक्रीज कर दी, जब आपने सप्लाई डिक्रीज कर दी तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। डिमांड में इसका ऑपोजिट होता है, क्लियर, डिमांड में इसका ऑपोजिट होता है। जहां ये कर्व राइट को शिफ्ट करेगा वहां ये लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, ऑपोजिट रहता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमने कल भी की थी, हमने कल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कल किया था। आज देखेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है क्या, मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस, की हाँ प्राइस किसी प्रोडक्ट का हमने चेंज कर दिया तो किस वे में क्या है, मार्केट आपकी बिहेव करेगी, किस वे में उसका रिस्पॉन्स रहेगा, कि कम लोग परचेज कर रहे हैं या ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं, कि क्वांटिटी में ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, क्या उन पे अफेक्ट पड़ रहा है, क्लियर। तो ये क्या है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला आप देख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई टू द रेशो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्लियर। नाउ अब टाइप्स क्या है, अब टाइप्स क्या अलग अलग है, एक हो गया परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये सब हमने कल भी कवर किया था डिमांड साइड में, तो यहां भी देख लेते हैं। जब परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो गया, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो आपका क्या होगा, लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन सप्लाई, ठीक है। तो अगर प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो सप्लाई में क्या इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। ये किस में आ गया आपका, परफेक्टली इलास्टिक में। नेक्स्ट है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या है कि अगर सप्लाई कांस्टेंट है,
सप्लाई क्या है आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, भले ही आपकी क्या है प्राइस चेंज हो जाए। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा कि आपकी सप्लाई कांस्टेंट रहेगी भले ही आपका प्राइस चेंज हो जाए। अगर आपने किसी नमकीन के पैकेट का प्राइस 10 से 12 कर दिया, जब ये कंडीशन होगी तो भले ही पहले भी 50 क्वांटिटी आ रही थी, बाद में भी आपकी 50 ही क्वांटिटी आएगी। क्लियर? ये किस में आया आपका परफेक्टली इनइलास्टिक में। फिर आया रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक में क्या रहता है, सप्लाई चेंजेस मोर देन प्रोपोर्शनेट टू प्राइस चेंज। मतलब आपका जो सप्लाई है वो ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू योर प्राइस। क्लियर? तो रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या होगा, सप्लाई चेंजेस लेस देन प्रोपोर्शनेट टू प्राइस चेंज। क्लियर? तो ये आपस में सारे के सारे क्या है आपके कोरिलेटेड है। और यूनिटरी इलास्टिक में क्या होगा कि सप्लाई उस हिसाब से ही चेंज होगी जिस हिसाब से आपका प्राइस चेंज होगा। ठीक है? अब कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी इस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला है आपका नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का मैंने बता दिया कि पेरिशेबल गुड्स है, उनकी क्या इलास्टिसिटी बहुत लो रहती है। क्या है, उनकी इलास्टिसिटी बहुत लो रहती है। और जो ड्यूरेबल गुड्स है जो काफ़ी लंबा चलते हैं, उनकी इलास्टिसिटी क्या है, हाइयर रहती है, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिवनेस क्या होगी, नेचुरली लो है। इनकी नेचुरली रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, लो है, और इनकी क्या है, हाई है। और फिर आप जब टाइम पीरियड की बात करोगे तो जो इलास्टिसिटी है सप्लाई साइड में वो ग्रेटर होती है आपकी लॉन्ग रन में एज कंपेयर टू शॉर्ट रन। नेक्स्ट आपकी प्रोडक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर है कि अगर फर्म्स इजीली आपकी आउटपुट चेंज करते हैं तो इलास्टिसिटी भी आपकी हाई रहेगी। क्लियर? अगर फर्म्स आज 15 यूनिट कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, 15 पैकेट बिस्किट की प्रोड्यूस कर रहा है, कल वो 50 कर दे, अगले दिन वो 10 कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इलास्टिसिटी काफ़ी हाई है। क्लियर? उस प्रोड्यूसर की इलास्टिसिटी काफ़ी हाई है। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स क्या, नेचुरली अगर ज़्यादा अच्छी मशीन्स होगी, ज़्यादा कैपिटल होगा, ज़्यादा अच्छा रॉ मटेरियल होगा, तो वो क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, वो हाईली इलास्टिक होगा। ठीक है? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीजेस इलास्टिसिटी। क्लियर? और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी एक फैक्टर है कि फर्म्स विद अनयूज्ड कैपेसिटी कैन क्विकली इंक्रीज सप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी लेवल। अगर प्रोड्यूसर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो इट अलाउज फास्टर रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंजेस। तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी सप्लाई साइड है, ये आपकी डिमांड साइड है। क्लियर? और ये क्या है आपका एक्सेस डिमांड है, और ये क्या है आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन है, ये आपका इक्विलिब्रियम है। क्या है? इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे आपकी डिमांड बराबर सप्लाई हो जाती है। क्लियर? जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। क्लियर? और ये जो ये इतना सा एरिया दिख रहा है आपको ग्राफ के नीचे, ये क्या है आपकी एक्सेस डिमांड है। क्या है आपकी एक्सेस डिमांड है। क्लियर? नाउ प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम देखेंगे आपका क्या देखेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या रहता है, प्रोडक्शन आपको पता है कि दो साइड्स रहती है, एक इनपुट साइड और एक आउटपुट साइड। क्लियर? तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिखाता है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। तो इनपुट क्या है, इनपुट मतलब बिजनेस खड़े करने में क्या क्या लग रहा है, आपका लैंड लग रहा है, जमीन लग रही है, फिर लेबर लग रहा है, कैपिटल लग रहा है, पैसा लग रहा है, टेक्नोलॉजी लग रहा है, तब जाके कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो वो प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका आउटपुट। तो क्लियरली देख सकते हैं आप कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ, और इसमें जो ये सारे के सारे फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, इस पे ये सब आउटपुट आपकी डिपेंड करती है। अगर लेबर कम हो जाए तो आउटपुट भी कम होगी, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो आउटपुट आपकी कम होगी, अगर आप ज़्यादा पैसा झोंकोगे तो आपकी आउटपुट इंक्रीज कर जाएगी। तो ये सब किससे पता लगता है, आपके प्रोडक्शन फंक्शन से। किससे पता लगता है, आपके प्रोडक्शन फंक्शन से। क्लियर? तो इट शोज हाउ इनपुट्स कन्वर्ट इनटू आउटपुट। इट शोज हाउ इनपुट्स कन्वर्ट इनटू आउटपुट। यह दर्शाता है कि संसाधनों को उत्पादन में हम कैसे बदलते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब है आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, कि मतलब लंबी रेस अलग रहेगी और
एक छोटी स्प्रिंट अलग रहेगी, अलग अलग वे में आपका प्रोड्यूसर साइड क्या है, सप्लाई साइड बिहेव करती है। क्लियर? तो शॉर्ट रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में आपकी कोई ना कोई फैक्टर आपका फिक्स्ड रहेगा। ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। लैंड हो गया क्या? आपकी ज़मीन। लेबर क्या हो गया? जो आपके वर्कर्स है जो यूज़ जिनका होता है। फिर कैपिटल है जो पैसा लगता है सारा बिजनेस सेटअप करने में। और टेक्नोलॉजी में क्या आ गई? मशीन, सब कुछ आ गया। क्लियर? तो शॉर्ट रन में क्या रहता है कि अगर कोई भी एक फैक्टर फिक्स है, ठीक है, क्लियर, और लेबर वेरिएबल है, ठीक है, और लेबर आपकी वेरिएबल रहेगी, तो शॉर्ट रन में ये फैक्टर रहते हैं। लॉन्ग रन में क्या रहता है? लॉन्ग रन में क्या रहता है कि सारे के सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है कि चेंज होते रहते हैं। क्लियर? तो लॉन्ग रन में क्या है? फर्म्स कैन चेंज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। फर्म्स कैन चेंज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब शॉर्ट रन में क्या है? शॉर्ट रन में आपके प्रोड्यूसर के पास क्या है? जो आपका पैसा जो लगाएगा वो लिमिटेड ही लगा सकता है। क्लियर? लिमिटेड ही वो प्रोड्यूस कर सकता है चीज़ें। बट लॉन्ग रन में क्या है? लॉन्ग रन में अगर उसने किसी क्वार्टर में कुछ प्रॉफिट निकाल दिया तो वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है? ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो ज़्यादा लेबर्स डाल सकता है, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन से लगा सकता है। और वहीं अगर उसको लॉस हो जाए लॉन्ग रन में तो वो क्या है? वो लेबर्स को फायर कर देगा। क्लियर? तो ये सारे क्या है? आपके अलग अलग फैक्टर्स है। क्लियर? नाउ टोटल प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? द टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म यूजिंग गिवन इनपुट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है? क्लियर? मतलब सिंपल सा एग्जांपल है कि 5 लोग काम कर रहे हैं, से 5 लोग से 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने कितने? 50 पैकेट बिस्किट के बनाए। ठीक है? 50 पैकेट बिस्किट के बनाए। तो ये 50 क्या होगा? आपके 50 यूनिट जो प्रोड्यूस हुए उनको क्या बोलते हैं आप? टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि रेफर्स टू द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड व्हेन refers to the additional output produced when one more unit of a variable input usually labor is employed। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या दिखाता है कि अगर आपने एक यूनिट आपने आउटपुट इंक्रीज कर दी, क्या है? आपने एडिशनल आउटपुट आपने इंक्रीज कर दी जब आपने कोई वन मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट वेरिएबल यूजुअली लेबर इज एम्प्लॉयड, कि आपने आउटपुट थोड़ी इंक्रीज कर दी। किस बेसिस पे? कि आपने एक लेबर बढ़ा दिया। ठीक है? आपने एक और वर्कर हायर कर दिया, उसके बेसिस पे आपने कितनी आपकी आउटपुट बढ़ गई। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला है आपका चेंज इन टोटल प्रोडक्ट टू द चेंज इन इनपुट। इसका मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि अगर आपने से टोटल जो प्रोडक्ट है, ये टोटल प्रोडक्ट है। क्लियर? पहले 50 था, 50 से हमने से यही एग्जांपल लेते 62 कर दिया। कितना कर दिया? 62 कर दिया। ये आपका फाइनल टोटल प्रोडक्ट है। पहले आप 50 पैकेट बिस्किट के प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब आप कितने कर रहे हैं? 62। ठीक है? अब आपने ये कब कर रहे हैं? यहाँ पे से 5 लोग काम करके 50 बिस्किट बना रहे। यहाँ पे मैंने एक वर्कर और हायर कर दिया, कितने हो गए? 6 वर्कर हो गए। क्लियर? ठीक है? तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा आपका? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। चेंज कितना आ गया? 12 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया आपने। कितने प्रोड्यूस किया आपने? 12 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए। और ठीक है, तो आपका एमपी क्या हो गया? आपका 12 हो गया। क्लियर? जब आपने एक वर्कर आपने बढ़ा दिया तो आपके कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ गए? कितने आपकी यूनिट बढ़ गए? कितने बढ़ गए आपके? 12 यूनिट बढ़ गए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, तो टोटल प्रोडक्ट और ये मार्जिनल प्रोडक्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन, जो आपका लॉज ऑफ प्रोडक्शन होता है इन शॉर्ट रन। ठीक है? तो पहला है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम कब देखते हैं? जब एक इनपुट आपकी वेरी करती है और अदर सारे फिक्स हो गए। इनपुट में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है? तो आपने एक कोई क्या वेरी कर रहे हैं। ठीक है? हो सकता है आप कैपिटल को वेरी करें कि आपने पहले 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिर 800 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या हो सकता है कि आप लेबरर्स पहले आपने 5 लगाए थे फिर 6 लगा दिए, बाकी सब क्या है? आपका फिक्स है। क्लियर? तो स्टेज 1 में क्या रहता है? आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है? ये टोटल प्रोडक्ट है। ठीक है? क्लियर? और ये यूनिट्स ऑफ
लेबर है, ये टोटल प्रोडक्ट और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, और ये आपके यूनिट्स ऑफ लेबर है। हमने क्या किया इसमें, यूजुअली हमने जो हमारी लेबर फोर्स है उसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, क्लियर। इस एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लेबर दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम अपना टोटल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो स्टेज 1 में क्या हो रहा है, ठीक है, स्टेज 1 यहाँ तक है, ये आपकी स्टेज 1 है, क्लियर। तो स्टेज 1 में क्या हो रहा है कि आपकी रिटर्न्स आपकी इंक्रीज कर रही है, क्या हो रहा है, आपकी इंक्रीज कर रही है, क्लियर। ये जो ये वाला ग्राफ है आपका, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये आपका टोटल प्रोडक्ट है। तो क्लियरली आपका टोटल प्रोडक्ट तो ज़्यादा ही होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा। आपको अगर इस एग्जाम्पल से याद होगा जो मैं बता रहा था कि पहले 50 यूनिट थे, कितने थे पहले, मैंने अभी समझाया आपको कि पहले 50 यूनिट थे, वो कितने हो गए, 62 हो गए, कितना इंक्रीज हुए, 12 इंक्रीज हुए, क्लियर। तो ये 62 क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 12 इंक्रीज हुआ, क्लियर। तो जब स्टेज 1 में क्या होगा, हम ये कब देख रहे हैं, जब आपकी एक इनपुट वेरी कर रही है और सारे के सारे सभी जो बाकी क्या है फिक्स है। तो स्टेज 1 में क्या है कि आपकी जो रिटर्न्स है वो इंक्रीज कर रही है, क्लियर। देख सकते हो आप कि टोटल जो प्रोडक्ट है ये आपका टोटल प्रोडक्ट है, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो जो टोटल प्रोडक्ट वाला कर्व है देखो ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और ये भी क्या है इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, क्लियर। यहाँ तक क्या है आपकी स्टेज 1 आ गई, क्लियर। स्टेज 2 में आप देख सकते हो, स्टेज टू में आपका देखो स्टेज 1 में क्या था, ये बिल्कुल ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है, क्लियर। जो आपका टीपीपी है टोटल प्रोडक्ट है, क्लियर, वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है, और आपका एमपीपी इंक्रीज कर रहा है। बट जब एक स्टेज के बाद, एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि आपका जो जिस पेस पे आपका ये इंक्रीज कर रहा था टोटल प्रोडक्ट, ये उतने पेस पे इंक्रीज नहीं करेगा, क्लियर। तो स्टेज 2 में क्या हुआ, स्टेज 2 आपकी यहाँ तक है, ठीक है, और स्टेज 2 में ही क्या है आपका पीक पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, आपका पीक पे आप पहुंचोगे जब आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी किसी प्रोडक्ट को बनाने की, क्लियर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टीपीपी राइजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट और एमपी फॉल्स बट पॉजिटिव। जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है, बट एट अ क्या है पॉजिटिव रेट। पॉजिटिव रेट का मतलब क्या है कि से पहले 50 यूनिट था, ठीक है, फिर 62 हो गया, कितने बढ़ गए 12, फिर मैंने एक और, ये कितने पे था 5 वर्कर पे, ये हो गया 6 वर्कर पे, अब मैं एक वर्कर और ऐड कर रहा हूँ 7 वर्कर पे, से ये सिर्फ 70 ही हुआ, ठीक है, 8 वर्कर पे ये कितना हुआ आपका से 75 ही हुआ। तो देख सकते हो क्लियरली जब मैं एक एक लेबर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस वे में ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्लियर, उस वे में इंक्रीज ये नहीं कर रहा है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ इस ग्राफ के थ्रू, क्लियर। नाउ स्टेज 3 में क्या है, स्टेज 3 में आपकी नेगेटिव रिटर्न्स आनी शुरू हो जाएगी, मतलब आप पीक पे पहुंच चुके हो, पीक पे पहुंच चुके हैं, फिर उसके बाद आप ज़्यादा लेबर बढ़ा भी दोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको उतने प्रोडक्ट ज़्यादा आप एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो बिल्कुल फॉल कर रहा है आपका, ये टोटल प्रोडक्ट देखो फॉल कर रहा है, और मार्जिनल तो देखो नीचे नेगेटिव में चला गया, क्लियर। मतलब इसका मतलब ये हो गया एक हिसाब से, अब मैं से एक स्टेज के बाद यहाँ 9 आ गया और यहाँ पे से 80 आ गया, एक स्टेज के बाद यहाँ 10 हो गए और यहाँ पे 80 प्रोड्यूस हो रहे, एक स्टेज के बाद 11 वर्कर्स लग गए और यहाँ पे कितने 80 प्रोड्यूस हो रहे। तो ये क्या है, ये नंबर आप बढ़ा रहे हो अपने लेबर के, पर जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो उस वे में इंक्रीज नहीं कर रहा है, एक लिमिट तक क्रॉस हो चुका है, उसके बाद आपका टोटल प्रोडक्ट तो उतना ही रह रहा है, उतना ही रह रहा है, आप फॉल कर रहा है, पर जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो आपकी नेगेटिव जा रही है, क्लियर। तो मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है। नाउ नेक्स्ट आया अब लॉन्ग रन में, पहले हमने किस में किया था, शॉर्ट रन में, ठीक है। तो रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल क्या है, पैमाने पर प्रतिफल, क्लियर। सोनिया समझ आ रहा है, बबली ज्यादा फास्ट है कि समझ आ रहा है, बताओ। चलो लॉन्ग रन, ओके, लॉज ऑफ प्रोडक्शन इन
लॉन्ग रन। तो रिटर्न टू स्केल में क्या होगा, अब मैंने पहले क्या, ये मैंने शॉर्ट रन में बताया था आपको कि शॉर्ट रन में ये विजन रहती है किसी प्रोड्यूसर की, ठीक है, ये लॉज सारे अप्लाई होते हैं, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, ये अप्लाइज इन द लॉन्ग रन वेयर ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। उसमें क्या किया था मैंने, उसमें मैं सिर्फ अपनी लेबर को बढ़ाया घटा रहा था, ऐसे ही किया था ना मैंने। अब लॉन्ग रन में क्या रहता है, लॉन्ग रन में जिस हिसाब से जो आपका प्रोड्यूसर है कमाई करेगा, उस हिसाब से वो कैपिटल इंक्रीज करेगा, उस हिसाब से वो हायरिंग करेगा, फायरिंग करेगा, ये सब हम देखते हैं ना लॉन्ग रन में, क्लियर। तो वो अब इसमें क्या है, इसमें ये रूल्स देखेंगे हम, लॉज ऑफ प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन, क्लियर। तो इसमें 3 मेन फैक्टर होते हैं, ठीक है, 3 मेन फैक्टर होते हैं। इसमें क्या हुआ, आपकी लैंड, आपकी कैपिटल, आपकी लेबर और आपकी क्या है टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है वेरी करेगी, क्या करेगी, वेरी करेगी, ये आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्लियर। तो लॉन्ग रन में क्या रहता है, इट शोज हाउ आउटपुट विल चेंज व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रपोर्शन, क्लियर। तो पहला है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्लियर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनेटली कंपेयर टू इंक्रीज इन आउटपुट्स, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा कि आपने प्राइस 2 यूनिट बढ़ा दिए, ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी भी क्या है 2 यूनिट बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली नहीं करेगा, अलग वे में बिहेव करेगा, क्लियर, ठीक है। तो अगर आपकी से आप पहले क्या है, आप पहले आपकी इनपुट क्या है, आपकी इनपुट 50% आपकी अगर बढ़ा दी, आपने 50% मोर कैपेसिटी बढ़ा दी, तो यूजुअली क्या होना चाहिए, भी 50% बढ़ना चाहिए, 50% नहीं बढ़ेगा, ये कितना बढ़ेगा आपका आउटपुट, आपका से 80% बढ़ जाएगा, क्लियर। इनपुट आपने डबल कर दी और आउटपुट आपकी 2.5 गुना होगी, क्लियर। आपने सिंपल सा मैं बताऊँ, अगर वही हम 50 वाला एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर, उसी एग्जाम्पल से मैं आपको शेयर करता हूँ। पहले क्या था, 50 था, ठीक है, फिर कितना से 62 हो गया, फिर आपका से 70 हो गया, 75 हो गया, क्लियर। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक कोई आप को रिलेशन बना पाओगे, डायरेक्ट रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने लेबर 8 इंक्रीज कर दी, ठीक है, 8 लोग आपने नए एम्प्लॉय कर दिए, तो हो सकता है कि यूनिट आपके 150 यूनिट आपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी, क्लियर। तो क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्लियर, मतलब आपके जो रिटर्न्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपकी लेबर और कैपिटल की यूनिट्स है, ये आपके रिटर्न्स है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल तो ग्राफ ऐसे फॉलो करता है, ऐसे फॉलो करता है नॉर्मल ग्राफ, पर ये क्या है अलग वे में बिहेव कर रहा है, क्लियर। तो पहला क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो लॉन्ग रन में 3 केस होंगे, 3 केस होंगे। एक केस में क्या होगा, एक केस में प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा ही होगा ना, एक केस में आप ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, एज कंपेयर टू आपकी इन्वेस्टमेंट। एक केस में क्या होगा, एक केस में होगा कि आपकी रिटर्न्स कम हो जाएगी, जितना आप पैसा ज्यादा झोंक रहे हो पर आपकी रिटर्न्स कम हो जाएगी, मतलब आप लॉस पे जा रहे हो। तो वो इसका ग्राफ ये है, क्लियर, कि इनपुट आपने 50% क्या है बढ़ा दी, ठीक है, बट आपकी जो आउटपुट है वो आपकी उल्टी 80% कम होगी, क्लियर। और एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, ये पहला क्या देखा था, पहला देखा हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और दूसरा और इसी के ऑपोजिट क्या हुआ आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, उसका ग्राफ ऐसा रहेगा, क्लियर, ऐसा रहेगा उसका ग्राफ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं आपको थोड़ा ग्राफ ही समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपकी यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल है, क्लियर। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट है Q, ठीक है। जब मैंने, अब हम वेरिएबल की बात करें, लॉन्ग रन की बात करें, जब मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है, अब जब मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरा P था, ये जो रिटर्न थी इतनी प्रॉफिट था, ठीक है। पर जब मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, क्वांटिटी मैंने इंक्रीज कर दी, जब मैंने यूनिट्स ऑफ लेबर और कैपिटल इंक्रीज कर दिए, तो देखो मेरा ये प्रॉफिट भी इंक्रीज कर दिया, हायर आ गया ना, ये इंक्रीज कर दिया। जैसे यहाँ पे 15 यूनिट था, यहाँ पे बस 20 यूनिट हो जाएगा, क्लियर। और इसके ही ऑपोजिट आप यहाँ देख सकते हो, इसके ऑपोजिट आप यहाँ देख सकते हो, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्या है, आप पैसा ज़्यादा झोंक रहे हो पर आपको वापस ज़्यादा उतना नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, यहाँ से Q से Q1 कर दी, ठीक है, Q से Q1 कर दी, तो क्या है आपकी रिटर्न्स आपकी कम होगी, क्लियर। तो हाँ, फर्स्ट हमने कर दिया
कि आपकी पहले केस में देखेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ये क्यों होता है। तभी होता है अगर आपकी लेबर में डिवीजन अच्छी हो, आपके पास एफिशिएंट मशीनरी हो, बल्क बाइंग रिड्यूसेस कॉस्ट और अच्छी मैनेजमेंट हो। क्लियर। नेक्स्ट केस है आपका, सेकंड केस है, ये तो मैंने ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग मैंने समझा दिया आपको, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये आपकी डिक्रीजिंग रिटर्न है। क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रिटर्न का मतलब है कि आप इनपुट, अगर आपने इनपुट भी 50% बढ़ा दी, उसके ही कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी जो आउटपुट है वो भी कितनी बढ़ रही है, 50% बढ़ रही है। तो वो किस में आएगा आपका, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब मीनिंग आउटपुट इंक्रीजेज एग्जैक्टली उतने ही प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगी कि 1 यूनिट मैंने इनपुट बढ़ा दिया तो 1 यूनिट मेरी आउटपुट भी बढ़ेगी, 2 यूनिट मैंने इनपुट बढ़ा दिया तो 2 यूनिट मेरी आउटपुट भी बढ़ेगी। क्लियर। ये किस में आ गया, कांस्टेंट में। क्लियर। तो ये आप देख सकते हो कि इनपुट अगर 50 गुना बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी, तो ये तो टाइम्स हो गया 50% है, तो आउटपुट भी आपकी 50% बढ़ गई। क्लियर। तो ये ऑप्टिमल होता है आपके आइडियल फर्म के लिए। ये क्या है, आपकी परफेक्ट एफिशिएंसी है, इसको बोलते हैं आपकी परफेक्ट एफिशिएंसी। पर जो मैंने पिछले 2 केस बताए थे वो क्या है, इम्परफेक्ट एफिशिएंसी है। क्लियर। तो ऑब्वियसली फायदा तो इसी चीज में है, फायदा तो इसी में। क्लियर। ठीक है। पर ये ऐसा रहता नहीं है, मार्केट फोर्सेस अपने वे में बिहेव करती है। ठीक है। तो बिजनेस को प्रॉफिट लॉस वही रिटर्न सबके लिए क्या है, रेडी रहना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो ये वाला ग्राफ था, ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स वाला जो मैंने आपको बताया था, ये आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स वाला है कि आपने इनपुट इंक्रीज कर दी, इनपुट आपने 100% बढ़ा दिया, ठीक है, बट उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आपका आउटपुट है सिर्फ 60% ही बना, प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ा, मतलब ये घट गया, लॉस होगा इस केस में। क्लियर। आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली कंपेयर टू इनपुट इंक्रीजेस। क्लियर। तो डीआरएस होता क्यों है, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी ना हो, मैनेजमेंट में डिफिकल्टी हो, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हो, ओवर क्राउडिंग ऑफ इनपुट हो, मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, आपस में उनका कोरिलेशन अच्छा नहीं है, लैंड लेबर आपका जो कैपिटल होगा, टेक्नोलॉजी होगा, इनकी साथ में क्या है, कोहेरेंस नहीं है। ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। क्लियर। तो आप देख सकते हो इनपुट, ये IRS से क्या है, ये था इंक्रीजिंग, ये था इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है। ये क्या था, कांस्टेंट। ठीक है। और तीसरा क्या था, डिक्रीजिंग। ठीक है। तीसरा क्या था, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो जब इनपुट बढ़ रही है, जब इनपुट बढ़ा रहे हैं, तो IRS में क्या था, आउटपुट भी आपकी इंक्रीज कर रही थी, और आपकी कांस्टेंट में क्या था, कांस्टेंट में जिस स्केल पे, यहाँ पे क्या 2 एरो लगे हैं ना, यहाँ पे 2 एरो लगे, यहाँ पे सिंगल एरो, यहाँ पे सिंगल एरो है, तो मतलब आउटपुट IRS में क्या है, ज्यादा बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में ज्यादा प्रोपोर्शनेट वे में बढ़ रही है। और कांस्टेंट में क्या था, जब इनपुट बढ़ रही है तो आउटपुट भी आपकी उतनी ही बढ़ रही है। ठीक है। अगर ये 2 यूनिट इनपुट बढ़ रही है तो 2 यूनिट ही आपकी आउटपुट होगी। और डिक्रीजिंग में क्या था कि आपकी इनपुट बढ़ रही है पर आउटपुट आपकी स्लो हो जाएगी। ठीक है। आउटपुट आपकी स्लो हो जाएगी, आउटपुट कुछ तो आएगी, हो सकता है ये नेगेटिव में भी जाए, ऐसा नहीं है नेगेटिव में भी जाए, बट कुछ तो आएगी। बट आपने क्या है, 100 यूनिट आपने झोंक दिए, 100 यूनिट आपने झोंक दिए, इसमें क्या आउटपुट आपकी सिर्फ 50 यूनिट ही बढ़ रही है। क्लियर। तो इकोनॉमी क्या है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये न्यूट्रल है, और ये क्या है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये हम परसों कवर करेंगे, ये वाला जो टॉपिक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेसिकली इसका मतलब है कि बिजनेस आपका एक्सपैंड कर गया है। क्लियर। कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर। तो अब कुछ हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है। ये बेसिक सी चीजें है, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहला है आपका बबली, आपको ये PDF और PPT आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसमें क्लियरली आपको दिख जाएंगे। क्लियर। तो पहला है आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये कुछ टर्म्स है, ठीक है, इनका यूज होगा, हो सकता है आपको डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाए आपके TGT आर्ट्स के पेपर में। क्लियर। क्योंकि आपको पता है 15 से 20 MCQ तो आएंगे, 20 तो आएंगे ही आएंगे इकोनॉमिक्स के। पहला है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने समझाया था कल भी, कि द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि मैं अगर 5 यूनिट कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक और यूनिट प्रोड्यूस करके 6 यूनिट कर दी, तो इस एक यूनिट को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में मेरा कितना खर्च आएगा, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट।
और कॉस्ट है तो फिर रेवेन्यू है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू में क्या होता है कि द एडिशनल रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि मैंने पहले मेरे पास 5 यूनिट बिक रहे थे, अब मैंने 6 यूनिट बिक गए, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट की बिक्री पे मेरे को कितना रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। वैसे तो ये कल हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू ही करेंगे अगला यूनिट, ठीक है, तो उसमें भी हम रिवाइज करेंगे, बट आपको ही पता होना चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको समझ आ गया होगा, आई होप मार्जिनल रेवेन्यू भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो दो तरह की कॉस्ट होती है आपकी, एक तो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड मतलब जिसपे आपका खर्चा आना ही आना, जैसे कि आपने लैंड परचेज करनी है, कैपिटल परचेज करनी है, बिजली का खर्चा देना, बिजली का बिल पे करना है, ये क्या आपकी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट होगी, अलग होगी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो वेरी करती है विद चेंजिंग टाइम्स, क्लियर। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। और फिर टोटल कॉस्ट क्या होगी? जो मैं बता रहा था कि फिक्स्ड कॉस्ट होगी प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या होगी आपकी टोटल कॉस्ट, क्लियर। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? कि कोई आपने प्रोडक्ट बनाया है, वेरिएबल कॉस्ट जो उसकी है, और आपने कितने टोटल यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, क्लियर। ये क्या आ गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटल कॉस्ट, मैंने आपको समझा दिया है। टोटल कॉस्ट क्या हो गया आपका? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कोई ऐसे आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट क्या, फिक्स्ड कॉस्ट क्या, क्लियर। नेक्स्ट है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैंने आपको समझा दिया है कि कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विद आउटपुट, कि आपकी आउटपुट आप 5 कार बना रहे हो, 10 कार बना रहे हो, 15 कार बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कुछ कॉस्ट है वो हमेशा आएगी ही आएगी, कुछ ना कुछ खर्चा आपका होगा ही होगा किसी भी प्रोड्यूसर का। जैसे कि रेंट है, रेंट देना पड़ेगा उस जगह का जहाँ पे आपकी फैक्ट्री, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है, सैलरीज भी आपको देनी ही पड़ेगी, क्लियर। मशीनरी का कॉस्ट आपको देना ही पड़ेगा, क्लियर। ये क्या होगी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि कॉस्ट, अब इसमें क्या है? कॉस्ट दैट चेंज विद आउटपुट, क्लियर। कॉस्ट दैट चेंज विद आउटपुट की इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, कि मैंने सिंपल सी एक कार मैन्युफैक्चरिंग की छोटी कंपनी खोली है, ठीक है। अब मेरी कार की बिक्री अच्छी हो रही है, कार की बिक्री अच्छी हो रही है, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या है? ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा लोहा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मेरा वेरिएबल कॉस्ट। और ऑन दी अदर हैंड अगर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर मेरी कार की बिक्री कम होगी, तो मैं नेचुरली क्या करूँगा? मैं नेचुरली रॉ मटेरियल कम लूँगा, क्लियर। तो वो क्या होगी? मेरी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और फिर आ गया आपका एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो गया आपका? एवरेज कॉस्ट हो गया जो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी डिवाइडेड बाय जितनी क्वांटिटीज आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू भी सिमिलर, ये कॉस्टिंग साइड होगी, क्या कॉस्टिंग साइड होती है, ठीक है। दूसरी क्या होती है? रेवेन्यू साइड होती है, ठीक है। कॉस्टिंग साइड में क्या आता है कि जितना मैंने किसी चीज़ पे खर्च किया है किसी चीज़ को बनाने में, रेवेन्यू क्या होगा? क्योंकि उसको बेच के मेरे पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। और इनका डिफरेंस होता है जो वो होता है आपका प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। सिमिलरली वैसा ही डिमांड और सप्लाई साइड भी वैसे ही रिलेशन होता है, और कॉस्ट और रेवेन्यू का रिलेशन रहता है, क्लियर। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू हुआ आपका, टोटल रेवेन्यू कैसे हुआ आपका? जो आपने प्राइस रखा है किसी चीज़ का, पैसा प्राइस रखा होगा इनटू जितनी उसकी क्वांटिटी बिकेगी, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने 500 चॉकलेट प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, 500 चॉकलेट बनाई, ठीक है, और एक चॉकलेट का प्राइस मैंने 10 रुपये रखा, ठीक है। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 5,000 रुपये, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है, क्लियर। फिर आ गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ इनपुट इज यूज्ड, क्लियर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ? एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ इनपुट इज यूज्ड। मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू बता दिया, और मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट भी बता दिया। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ कि एक्स्ट्रा आउटपुट जो निकलेगा अगर मैंने इनपुट को 1 यूनिट मैंने बढ़ा दिया, क्लियर। फिर आया एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ? एवरेज प्रोडक्ट हुआ आपका टोटल प्रोडक्ट। ये मेरे पास टोटल प्रोडक्ट निकला था ना, टोटल प्रोडक्ट कहाँ है? टोटल प्रोडक्ट सॉरी, हाँ, टोटल प्रोडक्ट आपका क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया था ना टोटल प्रोडक्ट, रुक जाओ।
हाँ, तो टोटल प्रोडक्ट क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि 5 वर्कर ने 50 पैकेट मैंने बताया था ना कि प्रोड्यूस किए, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म यूजिंग गिवन यूनिट्स। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट ये हुआ। तो आपका क्या डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ थे आपके एवरेज टोटल प्रोडक्ट पे, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इनपुट्स। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ, ये जो टोटल प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट में क्या आएगा आपकी, कितनी वर्कर लगे, से 50 चॉकलेट्स बनाइए, कितने 10 वर्कर ने। ठीक है, तो एक वर्कर ने कितने प्रोडक्ट बनाए, आपके 5 प्रोडक्ट बनाए, तो इसको क्या बनेंगे, एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर। नाउ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लास्ट कंसेप्ट है आपका। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ आपको मैंने कवर कर दिया है। आप देख सकते हो 1 घंटे में मैंने सब कुछ कवर कर दिया, बस अब हमारे पास ये टॉपिक रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है आपका, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो पॉइंट है जहाँ पे प्रोड्यूसर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मिनिमम लॉस अचीव कर लेता है। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सिंपली क्या चीज़ है, आप प्रोड्यूसर की साइड से ही लेंगे ना, प्रोड्यूसर की साइड से देंगे कि उसने अपना पैसा झोंक दिया है, कि 10 उसकी कैपेसिटी कि 10 मैं वर्कर लगा सकता हूँ, मैं सिर्फ से 20 लाख रुपए मैं खर्चा कर सकता हूँ, ये सब करके कि मेरा मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आ सकता है और मिनिमम लॉस आ सकता है, तो वो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एट दिस पॉइंट द प्रोड्यूसर हैज नो इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज आउटपुट। इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, भले ही वो आपकी आउटपुट इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे। क्लियर। तो अलग अलग केसेस बनते हैं। पहला है आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर। तो मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको बता दिया था कि 1 यूनिट अगर मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उस पर कितनी कॉस्टिंग आएगी, और मार्जिनल रेवेन्यू मैंने आपको बताया था कि एक मेरी एक्स्ट्रा यूनिट बिकती है तो उस पर मेरा कितना रेवेन्यू आता है। क्लियर। तो जब ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो अ प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू इंक्रीजिंग आउटपुट एज लॉन्ग एज द रेवेन्यू फ्रॉम द सेलिंग ऑफ 1 मोर यूनिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। तो प्रोड्यूसर आपका तब तक बेचता रहेगा, ठीक है, जब तक ये मार्जिनल रेवेन्यू है ये ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट रहेगा, तब तक तो आपका प्रोड्यूसर पैसा मतलब ट्राई करता रहेगा कि हाँ कि मैं प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करता जाऊंगा। बट जब ये आपका बराबर हो जाए तब क्या है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्लियर। प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड एक्स्ट्रा रेवेन्यू बिकम्स इक्वल। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, ये दोनों चीज़ें आपकी बराबर होगी। ठीक है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स पे क्या है, आपका इक्विलिब्रियम है इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या है कि मोर देन 1 कंपनी होती है। ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वली उनके सामने इक्वल 100 लोग हैं। ठीक है, और उन्होंने इक्वली 10-10 यूनिट आपने उन्होंने कुछ अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है। क्लियर। फिर सेकंड है आपका MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो MC है वो आपके ये क्या है मार्केट कॉस्ट, इसको जो आपका मार्केट रेवेन्यू है मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल रेवेन्यू आपको नीचे से कट कर रहा है। ठीक है, ये किस में होता है, नॉन परफेक्ट कंपटीशन में। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट द MC कर्व मस्ट कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो ये अलग अलग केसेस है, इसमें ज़्यादा डीप डाउन डिवेल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। क्लियर। तो ये सब है। कंडीशंस एक्सप्लेन हम फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लो आप। ठीक है, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कैपिटल है, मतलब 1 यूनिट प्रोड्यूस करने पे मेरे को पैसा ज़्यादा मिल रहा है वापस जितना मैं खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक क्या प्रोड्यूसर लगा रहेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक है, क्लियर। फिर दूसरा एक केस होगा जब आपकी मार्जिनल, जब उसके पास ये कंडीशन आ रही है। ठीक है, जब उसके पास ये कंडीशन आ रही है कि उसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है और उसकी कॉस्टिंग के कंपैरिजन में उसकी रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, तब तक वो ट्राई करता रहेगा कि मैं और खर्चा करूँ और मैं यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा आता रहेगा, ज़्यादा मेरे पास क्या है प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट, ये क्या है आपका प्रॉफिट है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्रॉफिट है, अगर ये नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, ये आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाली साइड है, ये नेगेटिव वाली साइड है। जब ये दोनों बराबर हो गए, जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो गए, तो
क्या है, आपका प्रोड्यूसर रुक जाएगा कि कोई फायदा नहीं है आगे आगे मैं अगर जितनी भी मेहनत करूं। क्लियर? तो दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने ऑलमोस्ट तो क्या सब कुछ ही कवर कर दिया है, ठीक है, सब कुछ ही कवर कर दिया है। क्लियर? तो कल हमारा 4th लेक्चर होगा। हमने आपकी कंज्यूमर बिहेवियर देख ली, कंज्यूमर और डिमांड साइड देख ली हमने आज, प्रोड्यूसर और क्या है आपकी सप्लाई साइड देख ली। क्लियर? ठीक है, तो अब कल हम देखेंगे कॉस्टिंग और रेवेन्यू, कॉस्ट और रेवेन्यू को अच्छे से देंगे। तो ये 3-4 जो है ना चीज़ें, ये है माइक्रो लेवल पे है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, बट इस पे क्वेश्चन ज़रूर एक एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, तो इन जनरल आइडिया रहना चाहिए। क्लियर? तो अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि डेमो क्लासेस आज आपकी ओवर है, ठीक है, तो आपको लग गया होगा पता कि हम किस वे में प्रिपेयर करवा रहे हैं। मैं अपने इकोनॉमिक्स का बोलूँ तो मेरी यही ट्राई है कि एक एक यूनिट में एक एक लेक्चर में कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। वैसे तो इसमें टाइम लगता है, बट आपको मैंने बताया था कि पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कोर्सेज है, आप ये सब देख सकते हो। क्लियर? आपने टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है, आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो, आपने नोट्स चाहिए आपको नोट्स खरीद सकते हो, ठीक है। और हमारा फोकस मैंने बताया था, हमारा फोकस सिर्फ न्यू सिलेबस पे ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि पिछला तो आपने पढ़ लिया है, बार बार हम रिपीट करें, पिछला तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी देखो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब ऐड, ये सबसे बड़े सेक्शन ऐड हुए, ठीक है। आईआर भी छोटा सा सेक्शन ऐड हुआ है। क्लियर? तो सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके पब ऐड के हो गए, ठीक है। आपके ह्यूमन ज्योग्राफी भी ऐड कर दिया है। क्लियर? तो वो भी हम करवाएंगे, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये जो जितनी भी चीज़ें ऐड हुई आपकी, ये हम सब कराएंगे। क्लियर? तो और हमारा फोकस ये है कि आपके एग्ज़ाम आपका मोस्ट प्रोबेबली 10 जनवरी के बाद ही होगा, ठीक है। तो हमारी ट्राई ये है कि एटलीस्ट हम 25 to 28 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट कर लें, मतलब आपकी जो ये पूरा का पूरा सिलेबस है करवा दे, ठीक है। तो आप क्या है कि आप नोट्स भी ले सकते हैं, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप मतलब आपने अगर ऑनलाइन ऐप पे ही पढ़ने तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। और आप अगर देख पाओ तो सैम्पल नोट्स मैंने इतने ही ब्रीफ बनाए हैं, आप क्लियरली देख सकते हो। ये 32 स्लाइड्स है, ज़्यादा मैंने कुछ इलेबोरेट नहीं बनाई है, ठीक है। सिमिलरली वही सोशियोलॉजी की भी आपको इलेबोरेटिव नहीं लगेंगे ज़्यादा, बड़े क्रिस्प नोट्स हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आपने बाकी, मेरे को पता है आपने बाकी चीज़ें भी रिवाइज करनी होगी, ठीक है, बट तो क्लियरली आप देख सकते हैं। तो यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, नंबर आगे इधर मेंशन है। क्लियर? और अगर आपके किसी फ्रेंड को जो साथ में तैयारी कर रहा है उनको भी नीड है इन चीज़ों की, तो आप उनको भी ज़रूर बताएं। क्लियर? थैंक यू, तो कल मिलते हैं।